जय हिंद साथियों, मैं विजय कुमार उजोने स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर, पार्ट ऑफ आरडीए ग्रुप। बहुत दिनों बाद पिछले 2 दिनों की क्लासेस नहीं हो पाई है। वो इसीलिए नहीं हो पाई है क्योंकि यहाँ पर मौसम और लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, क्योंकि ट्रांसफार्मर जल गया था। सो दैट्स वाई आपकी 2 दिन की क्लासेस बीच में बंक रही। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है, मतलब जो कल का टेस्ट है, कल का जो टेस्ट था या मंडे का जो टेस्ट है, उस टेस्ट को देखते हैं और उसी टेस्ट के क्वेश्चनों को हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं बने होंगे या उन्हें करना है। आप लोगों को बता दूं कि रघुकुल डिफेंस एकेडमी यहाँ पर सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि आर्मी और डिफेंस से संबंधित है, इनकी तैयारियां करवाई जाती हैं, जो कि एक बेहतर और अच्छे लेवल पर, एक बड़े एकेडमी के तर्ज पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है। इसमें नल पाइप टंकी क्वेश्चन कुछ ज़्यादा डले हुए हैं। मैं डायरेक्टली बताऊंगा, आप लोग PDF ओपन कर लीजिए और देखते रहिए। क्या दिया हुआ है, 2 नल किसी टंकी को क्रमशः 12 और 18 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को खोल दिया जाता है, फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है। अब टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो क्या दिया है, नल A है और नल B है। ये टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। हम क्या करेंगे, कैपेसिटी ऑफ सिस्टर्न या टंकी की जो क्षमता है उसको देखेंगे। तो टंकी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 36 यूनिट उस टंकी में पानी आता हो। और अगर ये 12 मिनट में भर रहा है तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, 12 24 32 36 यानी 3 यूनिट। और ये 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, तो 18 दूनी 36 यानी 2 यूनिट। यानी नल A 3 यूनिट पानी भर रहा है, नल B कितना 2 यूनिट पानी भर रहा है। दोनों मिलकर 2 मिनट तक खोल दिए जाते हैं। अगर दोनों को खोलेंगे तो ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट, यानी 5 यूनिट पानी एक बार भर रहा है। तो 2 मिनट में कितने, 10 यूनिट पानी भरा जाएगा। कितने में से, इस 36 में से 2 मिनट तक चले तो 10 यूनिट पानी तो भर दिया, बाकी बचा कितना है, 36 में से 10 यूनिट भर दिया है तो 26 यूनिट पानी बचा है। क्योंकि टंकी में इतना भरना बाकी है, 10 यूनिट पानी भर चुके हैं। अब पहले नल को बंद कर दिया यार, इसको बंद कर देंगे तो ये तो काम करेगा नहीं, सिर्फ नल B काम करेगा। तो शेष टंकी को भरने में नल B 13 मिनट का समय लगाएगा। जान पाए आप लोग। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि नल A किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, B उसे 15 घंटे में खाली कर देता है, दोनों को खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। आप लोग नोट करते चलिएगा और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसे समझते चलिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, A और B। अब मैं डायरेक्टली करूँगा। A और B 10 घंटे में भरता है और ये 15 घंटे में खाली कर देता है। दोनों को खोल दिया जाए तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30 यूनिट, 10 3 30 और ये 15 दूनी 30। ठीक है, दोनों को खोल देंगे। ये 3 यूनिट पानी डाल रहा है तो ये 2 यूनिट निकाल रहा है। अगर इसने 3 यूनिट पानी 1 घंटे में डाला तो इसने 2 यूनिट निकाल दिया, तो बच कितना रहा उसमें, 1 यूनिट पानी। यानी A और B दोनों को अगर खोल दिया जाए तो 30 यूनिट भरना है और 1 ही यूनिट पानी बच रहा है, क्योंकि ये 3 यूनिट डाल रहा है तो ये 2 यूनिट निकाल रहा है तो 1 यूनिट। तो इस तरह से 30 घंटे का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, एक नल किसी टंकी को 60 मिनट में भरता है, वाय नल 40 मिनट में खाली कर देता है, तो दोनों नलों को एक साथ खोल देने पर टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको ऐसा ही करना है। देखो एक नल है 60 मिनट में और वाय नल है 40 मिनट में। 60 और 40 ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है, ये हो जाएगा 120, 20 दूनी और ये 140 3, ये खाली कर रहा है। देखो ये 2 यूनिट डाल रहा है तो 3 यूनिट निकाल रहा है, यानी टंकी भरी हुई है, उसमें से ये 2 यूनिट जो इसने भरा है वो तो निकाल ही रहा है, उस टंकी में भरे हुए पानी को भी 1 यूनिट बाहर कर दे रहा है। और टंकी कैपेसिटी कितनी है, 120। अगर नल A और B को खोल दिया जाए तो ये 1 यूनिट के हिसाब से खाली करेगा, यानी 120 मिनट यानी 2 घंटे। ठीक, 120 मिनट को 2 घंटे लिख सकते हैं।
उसी तरह से क्वेश्चन नंबर देखो चौथा क्या दिया है, ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं यदि दोनों नलों को बारी बारी से खोल दिया जाए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन बारी बारी का दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ कि बारी बारी वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4, नल ए है, नल बी है, नल ए 6 घंटे में, नल बी 8 घंटे में, ठीक है, भर सकते हैं। बारी बारी से खोले, पहले नल ए को खोला गया, यहाँ पर इन दोनों को देखेंगे तो 8 3 24 यूनिट, 6 चौक 24 और ये 8 3 24, दोनों को बारी बारी से देख लो। अगर पहले घंटे मैंने नल ए को खोला तो फर्स्ट घंटे नल ए को खोला तो ये 4 यूनिट पानी डालेगा। सेकेंड घंटे यानी जो दूसरा घंटा है नल बी को खोला तो 3 यूनिट, क्योंकि चालू तो नल ए से ही करना है। तो 2 घंटे, समय कितना हुआ, 2 आवर हुआ, 2 घंटे का समय, ठीक है, 2 घंटे, 2 घंटे में कितने 7 यूनिट पानी भर गया। हमें भरना कितना है 24 यूनिट पानी, तो इसके आसपास लेकर चल दे, तो जो 7 यूनिट है इसका 3 गुना करेंगे तो 21 यूनिट पानी भराएगा। यानी जब इसका 7 गुना किया पानी का तो यहाँ पर भी हमें समय का इस 7 का 3 गुना किया पानी का तो 21 यूनिट हुआ। उसी प्रकार से समय का भी 3 गुना करेंगे तो 6 घंटे होंगे या नहीं होंगे। अब यहाँ पर 7 गुना के 21 यूनिट, तो यहाँ पर बचा कितना, 21 को घटा देंगे 24 में से तो 3 यूनिट पानी बचा हुआ भरने का। और ए और बी मिलाकर ये 21 यूनिट पानी भर चुके हैं कितने घंटे में, 6 घंटे में। अब जो 7वां घंटा है ये नल ए जाएगा, तो नल ए जाएगा, नल ए कौन सा 7वां घंटा, और उसकी कैपेसिटी है 4 यूनिट पानी की, लेकिन भरना कितना उसको 3 यूनिट, और 4 यूनिट पानी पूरे दिन भर चलता है तो 4 यूनिट से भाग लगा देंगे, मतलब ये इतने घंटे। देखो 6 घंटे तो ये कंप्लीट हुए, प्लस 3/4 घंटे ये भी हो गए। अगर इसको एग्जैक्ट समय लिखे तो 6 सही 3/4 घंटे ऐसा भी लिखा जा सकता है, या फिर इसको मिनट में तब्दील कर दे, 3/4 घंटे को 60 से भाग लगा कर 15 चौक 60, 15 3 कितना हो जाएगा 45। यानी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 6 घंटे 45 मिनट। ये भी आपका सही उत्तर है। यानी इस प्रश्न को दोनों तरह से लिखा जा सकता है, ऐसा भी और ऐसा भी, ठीक है। जैसे एग्जाम में पूछा गया है वैसे आपको जवाब देना है। अब देख लो इसमें क्या दिया है ऑप्शन। अच्छा, इसने मल्टीप्लाई करके बता दिया, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो मैंने लिखा था उसका ऐसा गुना करके आप जोड़ देते तो भी आंसर आ जाता। उसके बाद में 4 के बाद में 5, देखो ए बी सी 3 नल है, इतने मिनट में भर सकते हैं, तीनों को खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में। देखो क्वेश्चन नंबर है 5वां, नल ए बी और सी तीनों नलों को क्रमशः 20, 15 और 12, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। कैपेसिटी ऑफ सिस्टम 16, ठीक है, 20 3 15 चौक और 12 पंचे, ठीक है। उसके बाद में तीनों को खोल दिया जाए तो ए और बी और सी को अगर खोल दिया जाए तो यहाँ पर 60 यूनिट है, 9 4 12 और 12 पंचे 60 यानी 5 मिनट। सेम टू सेम काम करना है। अब मैं ज़्यादा क्वेश्चनों को नहीं बताऊंगा, जो क्वेश्चन काम के उन्हीं को बताऊंगा। 6वां क्वेश्चन देख लीजिए, ए और बी क्रमशः 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं, दोनों को 3 मिनट तक खोला गया, बाद में बी को बंद कर दिया। सेम क्वेश्चन नंबर पहले के जैसा है। उसके बाद में एक्स और वाई क्रमशः 10 और 30 घंटे में भर सकते हैं, दोनों को साथ खोल दिया जाए तो समय कितने देर में भर जाएगी। क्वेश्चन बन जाएगा, दो नल ए बी टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। ये क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8वां क्वेश्चन है, ए और बी, 2 नल है ए और बी, ये 20 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ए उसको अकेला 30 मिनट में भर देता है, तो बी अकेले कितने देर में। यहीं से 60 यूनिट लेकर आए हम लोग, कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, ये 20 3 और ये 2 बार। देखो ए और बी दोनों नलों को खोलते हैं तो 3 यूनिट पानी जाता है, क्योंकि ए और बी दोनों 3 यूनिट पानी भरते हैं, जिसमें से ए अकेला 2 यूनिट पानी भरता है, तो बी कितना भरेगा कि 3 यूनिट हो जाए, तो 1 यूनिट, क्योंकि ये 2 भरेगा ये 1 भरेगा तभी तो 3 होगा, तो इस तरह से 3, तो बी की यूनिट यहाँ से निकल आती है 1। तो हमसे यही तो पूछा है कि बी कितने देर में भरेगा, तो बी से 60 यूनिट भरवाना है, और वो भर रहा है कितना 1 मिनट में। 1 यूनिट यानी 16 मिनट, और 16 मिनट यानी 1 आवर, 1 घंटा। ये क्वेश्चन था
8वां 9वां क्वेश्चन, ए और बी नल एक बाल्टी को क्रमशः 12-15 मिनट में भरते हैं। दोनों को खोल दिया जाए, ए को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, बी उस टंकी को कितनी देर में या उस बाल्टी को भरने में और आगे कितना समय लेगा। जैसा दिया है वैसा का वैसा कर लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, पहले नल की क्षमता दूसरे नल की क्षमता की 3 गुनी है। देखो क्षमता, कैपेसिटी, ये क्या है, कैपेसिटी है। 1 घंटे में 3 यूनिट, बी का 4 यूनिट 1 घंटे में और सी का 5 यूनिट। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि ए नल की क्षमता बी की या दूसरे नल की कैसी 3 गुनी है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, पहले नल की क्षमता, अगर इसको मैं पहला मान लूँ इसको दूसरा मान लूँ, तो पहले नल की क्षमता यानी कैपेसिटी, पहले नल की क्षमता दूसरी की 3 गुनी है। दूसरी की 3 गुनी मतलब दूसरा 1 यूनिट है तो इसका 3 गुना है। ठीक है, यानी 1 यूनिट पानी डाल रहा है तो कितना डाल रहा है, 3 यूनिट पानी डाल रहा है, 3 गुनी है। और पूछा क्या गया आपसे, किसी टंकी को, दोनों नल किसी टंकी को 20 घंटे में भरते हैं तो पहला नल कितनी देर में, दोनों मिलकर, अगर दोनों मिलकर ये 3 यूनिट डाल रहा है तो ये 1 यूनिट, यानी कैपेसिटी ऑफ सिस्टर्न की बात करें तो 4 यूनिट पानी डाल रहा है, और ऐसे 20 मिनट यानी कितना हो जाएगा, 80 मिनट। पहला नल कितने देर में भरेगा, तो पहला नल इस 80 यूनिट को भरने में 3 यूनिट के हिसाब से तो 80/3 समय लेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी स्पीड से क्यों चल रहा है, बहुत स्लो क्यों नहीं चला लेते। मैं आपको बता दूं, हम टेस्ट पेपर दे रहे हैं, मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ। जब मैं क्लास लूँगा तो उसमें सब चीज़ें चलेगी बहुत आराम से, बड़े सन्ने चलेंगे आराम से, क्वेश्चन भी बहुत सारे होंगे, लेकिन टेस्ट पेपर को टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग ही चलना है। 11वां दिया है, एक नल किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों का 1/2 भाग हुआ, यदि टंकी का 1/2 भाग हुआ तो दोनों नलों को साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, नल ए और नल बी, नल ए 16 मिनट भर सकता है, नल बी उसे 8 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। ठीक है, तो टंकी का आधा भाग भरा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, ये टंकी की कैपेसिटी लिख देते हैं हम लोग 16 यूनिट, ये 1 यूनिट एंड -2 यूनिट। कैपेसिटी ऑफ सिस्टम आधा भाग भरा हुआ है, यानी 8 यूनिट सिर्फ इतना भरा हुआ है। अगर दोनों को खोल दिया जाए तो ये 1 यूनिट डाल रहा है तो कितना निकाल रहा है, 2 यूनिट, यानी ये तो गया, इसको तो निकाल दिया उसने, फिर के बाद भी टंकी का भरा हुआ 1 यूनिट पर भाग बाहर निकाल दे रहा है। तो 1 यूनिट के बाद में दोनों नलों को खोल देंगे ए और बी को, तो सिर्फ 1 यूनिट पानी जाएगा, और 1 यूनिट जाएगा तो 8 घंटे में क्या कर देगा, या 8 मिनट दिया तो 8 मिनट में क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी टंकी, क्योंकि खाली करने वाले की क्षमता ज़्यादा है भरने वाले की अपेक्षा। 2 नल ए बी किसी टंकी को क्रमशः 36-45 मिनट भरता है, दोनों नलों को साथ खोल दिया जाए तो कितनी देर में भर जाएगी। सेम टू सेम क्वेश्चन, यदि किसी टैंक का 1/3 भाग में 80 लीटर पानी आता है तो उसका आधे भाग पर कितना पानी आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर मैं 13वां बता देता हूँ। 1/3 भाग, टंकी की कैपेसिटी 1 से उसके 1/3 भाग में कितना पानी आता है, 80 लीटर आता है, तो x 8 3 24 240 लीटर, ये टोटल क्षमता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है आधे भाग में, 240 मतलब उसके आधे में पानी कितना आ जाएगा, 120 लीटर, और 120 इसका राइट आंसर है। लेकिन यहाँ पर ना तो ऑप्शन में दिया है, ना कैपेसिटी ऑफ सिस्टर्न पूछा गया होगा हमसे, है ना। तो कैपेसिटी ऑफ सिस्टर्न की अगर बात करेंगे हम लोग तो कम, हमें उसकी कैपेसिटी बताना है कि उसकी क्षमता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन। एक नल किसी टंकी को 40 मिनट भरता है, दूसरा नल उस भरी हुई टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। गलती से दूसरे नल को बंद किए बिना ही पहला नल खोल दिया गया, मतलब दूसरा नल खुला ही है, तो टंकी कितने देर में खाली होगी या भर जाएगी, ये बोला है। इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ आप लोगों को। 14वां क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, नल ए 40 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल जो बी है वो 60 मिनट में क्या कर देता है, खाली कर देता है। ये 120 यूनिट, ये हो जाएगा +3
और ये हो जाएगा -2। ठीक है, और क्या बोला है, दूसरे नल को बंद किए बिना ही, मतलब इस पर ध्यान ही नहीं दिया और पहले नल को खोल दिया, तो अब टंकी कितने देर में भरेगी। तो देखो ये 3 यूनिट डाल रहा है, ये 2 यूनिट निकाल रहा है, क्योंकि दोनों नल चालू है, क्योंकि इसको बंद ही नहीं किया है। बंद नहीं किया तो उसमें पानी ठहरेगा नहीं, और ठहरेगा नहीं यानी वो तो पानी निकालेगा, तो उसको कम कर देंगे। तो नल ए और बी दोनों खुले हो तो 1 यूनिट के हिसाब से 120 मिनट या फिर 2 घंटे का समय लगेगा। 15वां क्वेश्चन क्या दिया है, एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप उसी टंकी को 12 घंटे में खाली कर देता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने दिन भरेगी। सेम क्वेश्चन है, करवा दिया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस के है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ चीज़ें बता दूं, ये जो चैप्टर है ये थोड़ा पेचीदा और बड़ा चैप्टर है। आप लोगों की जानकारी के लिए कुछ चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। मैं टेन थीटा के अलग अलग मान ले लेता हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 के लिए। 0 का मान 0 होगा, 90 को तो लेने की आवश्यकता नहीं, 60 को ले लेते हैं। ठीक है, 45 अंश का मान होता है 1/√3, इसका 1 और इसका होता है √3। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, जो चीज़ें आपको दिखाई दे। टेन थीटा का मान क्या होता है, तो टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय बना दूं इस तरह से, तो अगर मैं इसे थीटा मान लूँ तो थीटा के सामने की भुजा लंब, बाकी जो 90 डिग्री का एंगल हो उसके सामने की भुजा कर्ण, और ये क्या होता है आधार। इसका मतलब क्या हुआ, अगर टेन 30 डिग्री की बात करें तो टेन, एक उदाहरण के लिए मैं टेन 30 डिग्री की बात करूं तो इसका मान हो जाता है 1/√3, और टेन का मान क्या होता है लंब बटे आधार, मतलब ये लंब को शो कर रहा है और ये किसको शो कर रहा है आधार को। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो थीटा का मान ये हो जाएगा, और अगर ये लंब लिया है तो ये क्या है आधार है, और ये तो 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी कर्ण। लंब 1 यूनिट है तो आधार कितना हो जाएगा √3 यूनिट। अगर ये चीज़ें आपको पता है तो आपको कोई फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें कुछ पेचीदा और थोड़े कठिन क्वेश्चन भी है, जो उतने करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहीं से लेते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या दिया है, दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ तथा उसकी परछाइयों का अनुपात। एक स्तंभ है, ये स्तंभ है और उसकी परछाई, किसी को लग रही होगी परछाई ऐसे बनती है, याद रखना परछाई हमेशा आपके, क्योंकि जो सरफेस होता है उस सरफेस पर ऐसी बनती है, न कि यहाँ से ऐसे। जैसे मैं ऐसा खड़ा हूँ तो मेरी परछाई यहाँ से ऐसी नहीं जा रही है, सरफेस पर ऐसी चल रही है, तो याद रखना सरफेस पर बनेगी। ठीक है, तो उसने यही बोला है कि एक लंब है और सरफेस से उसकी परछाई का अनुपात 1/√3 है। तो उसने बोला है कि थीटा का मान क्या होगा, यानी थीटा अगर मैं इसको मान लूँ तो उस एंगल का मान क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये लंब के सामने की ही भुजा को हम थीटा कहेंगे, थीटा के सामने की भुजा को ही लंब कहेंगे। ये लंब और ये आधार और ये क्या हो जाएगा कर्ण। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। आपको बस क्या लगाना है टेन थीटा, थीटा बराबर से क्या हो जाता है लंब बटे आधार, लंब 1 और आधार कितना हो जाएगा 3। अब मुझे खुद बता दो 1/3 टेन थीटा में कहाँ आता है 30 डिग्री के लिए, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना रख देंगे 30। आप इसको ये भी तो समझ सकते हो कि टेन थीटा बराबरी से इसको लिख सकते हैं टेन 30 का मान, 10 से 10 कट गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा = 30 डिग्री। ऐसे भी निकालते हैं, लेकिन ऐसा निकालना नहीं, आपको सीधे समझ लेना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने वो लिखवाया है और उसे करवाया है। किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो वो थोड़ी सी अपनी बुद्धि को शार्प करे, क्योंकि ये एडवांस मैथ्स के पोर्शन है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण 45 से 30 डिग्री हो जाता है, ऊर्ध्वाधर हो जाता है खड़े खंबे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि होने पर। तो उसने बोला है कि खंबे की ऊंचाई क्या है। ये खंबा है, इसका जो एंगल है पहले था 45, मतलब यहाँ पर था 45, इसमें 10 मीटर की वृद्धि हो गई यहाँ से यहाँ, तो ये जो एंगल है 45 से घटकर कितना हो गया 30 हो गया। और ये आपको क्या बोल दिया कि ये ऊंचाई याद करना है, ये ऊंचाई ये हाइट निकालना है। ठीक, अब ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ। ये इसको A, B, C और D ऐसा मान लो। अब मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को काम क्या करना है। अगर मैं 45 अंश को लूँ तो उसके लिए एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। जहाँ मैं साफ बना रहा हूँ वही वाला एक
ट्रिपलेट बनेगा। तो मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पर लंब और आधार लिख रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न बता रहा हूँ। अगर 45 डिग्री मैंने लिया तो लंब और आधार, ये 45 एक होता है, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, तो लंब बटे आधार, लंब भी 1 और आधार भी 1, ठीक है, किसके लिए 45 के। लेकिन जैसे ही मैंने 30 लिया तो 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब का मान 1 और आधार का मान √3। उसने देखो अगर मैं 30 डिग्री को ले रहा हूँ, यानी ये वाले पूरे ट्रिपलेट को ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा ये एंगल आ रहा है, 30 डिग्री में पूरा ये वाला त्रिभुज बन रहा है। किसी को लग रहा होगा कि ये इतना सा त्रिभुज क्यों नहीं बना रहे, इतना सा, तो ये त्रिभुज नहीं, आपको 90 डिग्री अंश बनाना है, और 90 डिग्री यहाँ बन नहीं रहा है, इसलिए से लेते नहीं है, इसलिए पूरा लेते हैं क्योंकि 90 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है, isn't it? अब यहाँ पर देख लो, लंब चाहे वो ये ट्रिपलेट हो चाहे वो ये ट्रिपलेट हो, दोनों के लिए लंब एक ही है और उतनी ही है, तो लंब यहाँ पर उतना ही है, तो इसे समान बनाने की जरूरत नहीं। अब देखो आधार हमें यहाँ से यहाँ तक दिया, तो मैंने इसको C मान लिया है, तो 45 डिग्री के लिए आधार कितना दिया है, तो 45 डिग्री के लिए आधार यहाँ से यहाँ तक के हैं, यानी 1 यूनिट मान, और 30 डिग्री के लिए आधार कितना है √3, तो आधार किसी को लग रहा होगा कि यहाँ से इतना होगा, नहीं, आधार यहाँ से लेंगे तो यहाँ तक लेंगे, और इसके लिए आधार कितना है √3। अगर मुझे सिर्फ ये 10 मीटर के लिए ही आधार निकालना है तो इस बड़े वाले में से छोटे वाले आधार को घटा दूँ, √3 - 1, ये आधार आपका यूनिट में निकल आता है, जिसका मान 10 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम कहेंगे 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 1 यूनिट का मान 10/√3 - 1। अब आपसे सिर्फ परपेंडिकुलर या इसकी ऊंचाई पूछी है, जो कि लंब है, और लंब की ऊंचाई जो h मानी है वो h 1 यूनिट का मान है, जो कि यहाँ भी और यहाँ भी गिवन है, 1 और 1 2 मत कर देना, सिर्फ 1 का मान। आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 10/√3 - 1, इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 + 1, और ऊपर भी √3 + 1 हो जाएगा। ये a + b और a - b हो गया, तो a² - b², a² 3 और b² कितना हो जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, मतलब यहाँ पर घट रहा है तो 3 में से 1 जाएगा 2, और इसको काट देंगे तो कितने बार कटेगा 5 बार, यानी आपकी जो हाइट है 5/√3 + 1। अब किसी बच्चे को लग रहा होगा कि मैंने कहाँ कहाँ क्या कर दिया, तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको पूरी पर्टिकुलर क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोई जीएस नहीं है कि आपको 1 लाइन फैक्ट के रूप में समझा दिया बता दिया, और ना ही कोई साइंस है कि डायरेक्टली करवा दिया, ठीक है। ये मैथ्स है, जब तक के घिस घिस के नहीं पढ़ोगे तब तक के बनेगी नहीं, और जब तक नहीं बनेगी तब तक की हालत बड़ी रहेगी खराब, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, और मीनार का पाद का अवनमन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा प्रश्न है, 7 मीटर ऊंचा है एक भवन, 7 मीटर ऊंचा है। ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये थोड़े से कठिन चीज़ है। ये भवन है, इसकी ऊंचाई 7 मीटर ऊंचा भवन है, और ये आधार है। यहाँ से कोई एक मीनार है, मीनार के शीर्ष का, तो मीनार ये है, उसके शीर्ष का कौन सा कोण बोला है उन्नयन कोण, उसके शीर्ष का उन्नयन कोण, तो यहीं से लेंगे, और ये उन्नयन कोण कितने अंश है 60 डिग्री है। और पाद का अवनमन कोण, पाद यानी चरण पादुका किसके, इसी मीनार के, इसका अवनमन कोण कितना दिया है 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक के है, ये है मीनार की ऊंचाई। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगर ये 30 डिग्री आपने यहाँ मांगना है तो ये 30 डिग्री कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और जितनी इसकी ये हाइट है उतनी ही ये हाइट है। मतलब इसके सामने की भुजा अगर ये परपेंडिकुलर है तो उसके सामने की भुजा कौन सी, ये परपेंडिकुलर होगी, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर, और इसके सामने की भुजा ये परपेंडिकुलर। मतलब पूरी हाइट निकालना है। इसके लिए अगर ये परपेंडिकुलर हुआ, ये तो कर्ण हो गया, तो आधार क्या होगा, ये हो जाएगा आधार, या ये आधार मान सकते हो। यानी यहाँ पर भी क्या है, आधार समान है। अब आपको वही आधार समान है तो आधार को समान कर देंगे, तो क्या हो जाएगा लंब और आधार। कर्ण की तो बात मैं करूँगा ही नहीं। अगर पहली बात 30 डिग्री के लिए रखेंगे लंब और आधार, तो ये हो जाएगा 1/√3। अब ये चीज़ों को आप वहाँ से देख लीजिए, 1/√3 आपको सीधे रटे होना चाहिए। और 60 डिग्री के लिए देखेंगे तो √3
1। बस इतना सा काम करना है कि आधार यहाँ पर कैसे समान है क्या, नहीं है, नहीं है तो समान कर देते हैं। अब समान कैसे करेंगे, तो √3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और इस 1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया है और आपका काम बन गया है। यहाँ पर 1 का गुना करेंगे तो √3 और यहाँ पर भी इसका √3, यहाँ पर ये 1 का गुना किया तो 1 और यहाँ √3 का गुना करेंगे तो 3। अब यहाँ पर देख लीजिए ये आधार आपके सामने आ चुके हैं हर एक चीज़ के और ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ठीक है, बातें समझ में आई हैं आप लोगों को। ये परपेंडिकुलर इस तरह से आपको गिवन है। अब इतनी सी बात याद रखना है कि 30 डिग्री के सामने का परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 7 यूनिट। ये यहाँ से यहाँ तक 7 यूनिट है। तो 30 डिग्री के सामने का जो परपेंडिकुलर यानी लंब है ये कितने यूनिट है, 1 यूनिट है। तो इस 7 का मान मतलब इस 1 यूनिट का मान इस 7 के बराबर है और आपको पूरी ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ से ये 7 मतलब ये 7 या फिर ये परपेंडिकुलर जितना है उतना ही ये इतना भी परपेंडिकुलर है और 3 इधर तो 3 इधर, तो 7 ये 3 यूनिट ये 1 यूनिट, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का मान कितना 7, 1 यूनिट का मान 7 तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 7 × 4 × 7 × 28 यानी 28 मीटर की ऊंचाई है। ये क्वेश्चन इतने एक लाइन में कभी बनता नहीं है। कभी आप लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस अगर पढ़ा हो 9, 10th, 11th, 12th में तो आप लोगों को पता है कि इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें लगानी पड़ती है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे क्यों हो रहा है। ये एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन है परंतु अभी नहीं, क्लासेस अलग चीज़ है और टेस्ट अलग है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया हुआ है कि खड़ा है मीनार की ऊंचाई से आग का, ठीक है, एक्स वाई हाँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सीधे 21 पर। 21वां क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स और वाई दो समान राशियां हैं, 7.5% वार्षिक दर की ब्याज से 4 वर्ष और वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 150 रुपये। समान राशियाँ दी है एक्स को भी और वाई को भी, बस रेट भी दोनों को समान है 7.5। इसको बस ईयर की बात अलग है, समय एक को 4 वर्ष के लिए और एक को 5 वर्ष के लिए। देखो ये इसने 4 वर्ष तो दिया ही होगा, 1 वर्ष ज़्यादा दिया है ना, तो 4 वर्ष के लिए 4 वर्ष का ब्याज तो समान होगा, बस 1 वर्ष का ब्याज ज़्यादा मिलेगा। और कितना मिलेगा, जितनी दर होगी उतनी ज़्यादा मिलेगा, यानी 7.5% ब्याज ज़्यादा मिलेगा और उसी का मान कितना दिया 150 रुपये। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, कितनी राशि दी गई, तो 100% दी गई होगी। यहाँ से दशमलव हटाएंगे 1 0 ये, और इससे कितने बार कटेगा 2 बार, तो इस तरह से कितना हो जाएगा 2000 रुपये प्रत्येक को दी गई राशि है। ठीक है, इतना आसान सा प्रश्न है ये साधारण ब्याज पर। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। 22वां क्वेश्चन क्या दिया है, एक राशि का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की गई है, अगर 3% ब्याज की दर अधिक होती तो 72 रुपये अधिक मिलते। देखो मैंने पहले ही बोला था कि साधारण ब्याज क्या होता है, रेट इंटू टाइम, 3% अधिक और 2 वर्ष के लिए तो 6% ब्याज अधिक मिलता और 72 रुपये अधिक मिल रहा है मतलब 6%। प्रिंसिपल चाहिए कितना हो जाएगा 100%, 12×72 12 बार यानी 1200 रुपये इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में क्या दिया है, सेम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं करवा चुका हूँ। उसके बाद में 24वां क्वेश्चन क्या दिया है, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण दिया गया है, यदि प्रति वर्ष 1.5% की दर से वृद्धि हो तो 3 वर्ष की समाप्ति के पश्चात में 8190 रुपये प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन को भी करवा चुका हूँ मैं। ए ने बी को 2 वर्ष के लिए, बी ने सी को इस तरह से दिया गया है ना, दोनों के रूप में ब्याज कैसे संयोजित किया गया, इस क्वेश्चन को भी मैं करवा चुका हूँ। किसी वस्तु को 96.60 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है तो क्रय मूल्य याद कीजिए, 100% लगा देंगे क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, यानी 75% बेच दिया। ये लाभ हानि के क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, 720 रुपये में बेचने पर 25% की हानि यानी 75% बेच रहा है, 25% का लाभ यानी 125%। आप लेकर आ जाइए, प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे 3 बार और ये हो कटेगा कितने बार 24, 24 पंचे कितना हो जाता है 120। ठीक है, तो 1200 इसका आंसर है। क्या दिया है, ए ने बी को एक वस्तु को, अब देखो लाभ हानि बट्टा का क्वेश्चन आ गया। चलो मैं लाभ हानि बट्टे के क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं।
क्या दिया है, ए ने बी को, देखो ए से सीधे जा रहे हैं हम लोग डी पर, ए ने बी को 25% के लाभ पर। अब मैं आपको बता दूं कि फ्रैक्शन का काम या महत्व कितना ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन नंबर 28वां है। 25% का प्रॉफिट 1/4, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू। फिर 20% का लाभ, प्रॉफिट यानी 1/5, प्रॉफिट यानी एरो ऊपर। फिर कितना प्रॉफिट दिया हुआ है उसने, 10% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट 1/10। ए से सीधे किस पर आ रहे हैं, डी पर। 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, 11 है। देखो 5 से 5 कट गया है, ठीक। इससे काटेंगे 3 बार, 2 बार, 20 और कितना आ जाएगा 33। आपसे क्या पूछा गया है कि उसने 330 रुपये में खरीदा तो 200 रुपये में इसने खरीदा होगा, यही प्रश्न पूछा है, ठीक है। डी ने उसको 330 रुपये दिए, 33 दिए, जीरो नहीं था, चिपका दिया, तो यहाँ भी जीरो, यानी 200 रुपये में खरीदा। प्रश्न को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है अगर फ्रैक्शन पता हो तो, विद इन अ टाइम पीरियड। अभी क्यों फ्रैक्शन को ऐसा लिया जाता है, ऐसी बात कहाँ से आती है। 4 था, 1 का लाभ हुआ 5, 5 था, 1 का लाभ हुआ 6, 10 था, 1 का लाभ हुआ 11। ये तभी चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे जब आप लोगों ने इन्हें अच्छे से किया हो पहले, फिलहाल तो नहीं। वैसा ही क्वेश्चन दिया 29 नंबर का। 30 नंबर के क्वेश्चन को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लाभ परसेंट निकालना है। और 31 और 32 क्वेश्चन जो है इसमें सिर्फ क्वेश्चनों को बताना ही है। रीजनिंग को देख लो, यहाँ पर रीजनिंग में डायरेक्टली बता देता हूँ, रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग को समझ लो। रीजनिंग क्या दिया हुआ है, श्रृंखला के समीपवर्ती अक्षर में प्रथम अक्षर के मध्य में लुप्त संख्या 2, 5, 7, 10 के क्रम में नहीं है। आप देख लीजिए प्रश्न में जैसा जैसा दिया है बन जाएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया 34वां क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न के 5 शब्द, प्रत्येक प्रश्न में 5 शब्द दिए हुए हैं और उन्हें शब्दकोश के अनुसार या वर्णमाला के अनुसार से क्या करना है, बताना है। तो मध्य में कौन सा आएगा ये पूछा उसने, है ना। तो बीच में कौन सा आएगा, देख लो। इसमें बीच में ये वर्णमाला पर, जैसे हम लोग डिक्शनरी में जमाते हैं वैसे शब्दों को बताना है। 2 ऊपर के 2 नीचे के छोड़ दो, बीच में जो शब्द आएगा वो बता देना है कि बीच में कौन सा शब्द रहेगा। सेम क्वेश्चन। और वैसे यहाँ पर 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा, यानी ये क्वेश्चनों को 4 ऑब्जेक्टिव पर नहीं बनाया जा सकता। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि 2 वर्ड ऊपर और 2 वर्ड नीचे होंगे तभी तो हम मध्य के वर्ड को बता पाएंगे। जान पाए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, श्रृंखला में 3 का गुणज, डिफर, डिफरेंट। ये आप लोग बना लीजिएगा, कुछ भी नहीं दिया है इनमें। जैसे जैसे शब्द बोले हैं वैसे वैसे सारे के सारे क्वेश्चन किस पर आधारित है, तो अल्फ़ाबेट्स पर आधारित है। अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। हैव अ नाइस डे। और आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।